नमस्कार प्यारे कैंडिडेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अपनी सीरीज चला रखी थी एमसीक्यू की। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ये बेहतरीन एमसीक्यू आपके लिए आज लेकर उपस्थित हूं मैं। ये वीडियो नंबर 9 है दोस्तों। अगर आप हमारी ये वीडियो नंबर 1 देख रहे हो तो जाइए इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में 8 वीडियो इसी तरह की आपको एमसीक्यू की ओर मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके जरूर ज्वाइन हो जाइए। किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका, किसी वैकेंसी को लेकर, किसी एग्जाम डेट को लेकर, आपको रिप्लाई देने में मैं सहमत रहूँगा दोस्तों। जितना मेरे से हो सके मैं आपके लिए उतना कर सकता हूँ। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की अगर वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी तरफ जाए। ठीक है दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही 120 एमसीक्यू की जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें और 450 एमसीक्यू की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करें। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए, अगर आप भामा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की तैयारी कर लें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। और दूसरी, क्योंकि इसी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दरअसल पूछे जाते हैं। दूसरी आती है दोस्तों यूपीपीसीएल TG2। अगर आप यूपीपीसीएल यूपीपीसीएल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है जो रहने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि तारा संयोजन में 3 कला कुंडलन कुंडलन में से एक कला किसी कारणवश खुल जाता है तो शक्ति खपत अपने पूर्व मान की हो जाती है। दोस्तों साधारण सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ तो तारा संयोजन का मतलब ये अपने को स्टार संयोजन के बारे में पूछ रहा है। समझ आ गई बात? स्टार संयोजन के बारे में पूछ रहा है। कहीं कनेक्टेड है, इसके साथ लोड जुड़ा हुआ है आर फेज के साथ, यहाँ से न्यूट्रल निकलता है। आपको पता है स्टार संयोजन के अंदर न्यूट्रल होता है। ये बेसिकली बातें हैं आर वाई फेज। अब ये दोस्तों ये कंडीशन ये कह रहा है कि दोस्तों किसी कारणवश ये मान लो आर वाई बी फेज है जो किसी कारणवश ओपन हो गया। पहले शक्ति खपत कितनी हो रही थी और अब शक्ति खपत कितनी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीधे सीधा आंकड़ा आपको याद रखने पड़ेगा कि अगर ऐसी कंडीशन अगर एग्जाम के अंदर पूछी जाए तो आप डायरेक्ट कर देना कि जो पहले पहले खपत हो रही थी, मान लो पहले कितनी होती 60 वाट हो रही थी, अब कितनी हो जाएगी दोस्तों 30 वाट हो जाएगी। मतलब कितना डिफरेंस आ गया, 1/2 आधी। ठीक है, पहले की जो पूर्व मान की जो खपत हो रही थी वो अब कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी दो बातें हैं, दो चार है जो स्टार संयोजन के अंदर पूछी जाती है। आपके रिवीजन के लिए मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो सबको पता है कि इसमें जो लाइन धारा है वो फेज धारा के बराबर होती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। दूसरी कंडीशन अपने पूछते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है वो √3 गुना होती है वीपी की। ठीक है, फेज वोल्टेज। अगर इसके अंदर पावर अपने को ज्ञात करनी है तो कैसे निकालोगे दोस्तों? स्टार संयोजन के अंदर √3 VL IL लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और cos⁵ पावर फैक्टर। ठीक है, cos⁵ इससे ज्ञात हो जाता है। एक और इसके अंदर स्टार संयोजन के अंदर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। कौन सी आती है? कि जो लाइन वोल्टेज होती है दोस्तों, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से कितने डिग्री आगे होती है दोस्तों? 30 डिग्री आगे होती है। क्या होती है? कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होती है। अब इसका उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज से 30 डिग्री पीछे होती है। ठीक है, फेज वोल्टेज पहले दे सकता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर स्टार ना देकर अपने को डेल्टा देता हो जिसमें क्या है, न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, तो इसमें जो पावर खपत होती है दोस्तों, कंज्यूम होती है, वो पहले की अपेक्षा 1/3 हो जाती है। ठीक है, 1/3 हो जाती है। मान लो 90 पहले हो रही थी, अब एक खुल गया किसी कारणवश तो इसका भाग दे दो, 3 3 9, अब 30 वाट हो जाएगी। ठीक है, पूर्व शक्ति खपत 30 वाट हो जाएगी। पहले 1/3 हो जाती है। पहले उसमें स्टार संयोजन में 2 गुना आधी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? मान लो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे अपने? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहले का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करते हैं यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर, अगर आप हो सके तो इसे व्हाट्सअप या एक टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, जब पारेषण लाइन निर्भार की स्थिति में भार के सिरों पर वोल्टेज का मान प्रेषक सिरों पर
वोल्टेज के मान से अधिक हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं। ये दोस्तों निमी के वर्ड इसके अंदर दिए हैं। दरअसल मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। निर्भर है जो ये दोस्तों नो लोड की स्थिति है। कौन सी है? नो लोड की। ऑपरेशन लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रांसमिशन लाइन है नो लोड की स्थिति में, अगर लोड के जो टर्मिनल उस पर जो वोल्टेज है वो प्रेषक का मतलब है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सप्लाई टर्मिनल पर क्या है, वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है। दरअसल मान लो ये क्या है, एक सप्लाई है, मान लो ये है प्रेषक का सिरे है और ये है क्या, पारेषण लाइन के सिरों पर, मतलब जिसे मान लो ये कह रहा है कि जितना जितना जनरेशन क्या कर रहा है, जितना जो जनरेटर अपना उत्पन्न कर रहा है उससे ज़्यादा अपने को भार पर, लोड पर अधिक वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कितनी मिल रही है, 450 अपने जनरेट करी और लोड पर अपने को मिलती है 480 वोल्ट। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? चरम प्रभाव, जिसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, कोरोना प्रभाव, समीपता प्रभाव या फेरेंटी प्रभाव के बारे में परिभाषा दी हुई है। दरअसल यही परिभाषा फेरेंटी प्रभाव की होती है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। फेरेंटी प्रभाव की परिभाषा क्या होती है कि सप्लाई जो ये जनरेशन क्या कर, जितनी वोल्टेज उत्पन्न करता है उससे अधिक अपने को टर्मिनल, लोड का जो टर्मिनल है उस पर मिलती है। देखो वो ओनली एक ही कंडीशन में हो सकती है, ये ओनली एक ही कंडीशन में हो सकती है। ये भी कंडीशन एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। निर्भर जब क्या है, पारेषण लाइन कौन सी स्थिति के अंदर हो, नो लोड की स्थिति में हो, ठीक है। नो लोड की स्थिति में हो तभी क्या होता है, ये संभव हो पाता, अन्यथा ये संभव नहीं है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसकी दो चार जो बातें हैं, और देखो चरम प्रभाव स्किन इफेक्ट कहते हैं, इसकी तो आपको पता ही है, ओनली एसी सप्लाई पर लागू होता है, डीसी सप्लाई में नहीं। कोरोना इफेक्ट कितनी बार आपको मैंने बताया है कि जब पैराविद्युतांक वायु के एयर जो पैराविद्युतांक है वो वायु के पैराविद्युतांक के मान से अधिक हो जाता है, जब क्या कहता है, अपनी हिसिंग की आवाज़ ध्वनि होती है, पराबैंगनी किरणें अपने को दिखाई देती है। और समीपता प्रभाव ये वाला है, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला फेरेंटी प्रभाव है। और दोस्तों इसके फिर निवारण पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अगर, दरअसल ही मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, अपने थ्योरेटिकली मानते हैं। अगर मैंने जीएसएस के अंदर जब मैं, आप अगर जीएसएस की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए जीएसएस की वीडियो देखिए, ठीक है। अच्छी एक ब्लॉग की तरह बना हुआ है। उसमें क्या है कि थंबनेल पे लिखा होगा, पहली बात अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में मिल जाएगा आपको। इसमें क्या है दरअसल ही कि ये जो परिभाषा है ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। जीएसएस पर क्या दोस्तों, वोल्टेज डाउन ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। कंज्यूमर को जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतनी अपने को वोल्टेज नहीं मिलती है दोस्तों। ये मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया है इन चीज़ों को, बट अपने थ्योरेटिकली ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। पढ़ना पड़ता है दोस्तों, जॉब के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। फेरेंटी प्रभाव जो ये दोस्तों किसके कारण होता है, इसका जो रीजन होता है, अब मैंने कैपेसिटर भी देखा, उनसे पूछा था, जो उनके जो थे कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनके मैंने पूछा था कि अगर संधारित्र कैपेसिटर लगा दे क्या वोल्टेज, वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर अपने थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो ये किसके कारण होता है, एक तो नो लोड की स्थिति में, एक संधारित्र जब लगा हो लाइन के में, और एक होता है दोस्तों चार्जिंग करंट, आवेशन वर्तमान, करंट को बोलते हैं ना, वर्तमान, ठीक है दोस्तों। इन चीज़ों से कारण ये क्या है, अपने का अधिक मिलती है थ्योरेटिकली। और दोस्तों इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसके निवारण के लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए कम करने के लिए, वोल्टेज पहले ही कम है पर अपने थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो क्या करें, अब शंट प्रेरित्र, ठीक है, शंट इंडक्टर का उपयोग करते हैं जो कि वोल्टेज का खपत करने लग जाता है, ठीक है। कंज्यूमर वैसे ही वोल्टेज कम मिलती है, ये कुछ थ्योरेटिकल अपने पढ़ना पड़ता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एमपीटीओ, ठीक है, ओपीटीसीएल, किसी भी, हर एक ऑल इंडिया ईटीसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो जोड़ जरूर पढ़ के जाना दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो जोड़ है दोस्तों, अपने क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़ी चीज़ों को अपने क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पर होता क्या है दोस्तों, दरअसल ही होता क्या है कि एग्जाम के अंदर छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें से अपने क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं काम, ठीक है, काम गोल हो जाता है, सीधी सी बात है।
कि आप बागड़ी में कहाँ तो भी आप बढ़िया बढ़िया पढ़ लिया और मोटो मोटो पढ़ लिया। अगर भी मैं छोटो छोटो क्वेश्चन देखो अपन आईटीआई के अंदर सिखा हुआ है कि ब्रिटेन ने जोड़ किए हुआ है, बस आप बैठे आईटीआई के अंदर ही आप पढ़ा कि आईटीआई के अंदर जोड़ वगैरह पढ़ लिया, बिंग बाद आप इन चीज़ों पर कदे ध्यान कौन दिया। पर आप कंपटीशन फाइट करा जब क्वेश्चन एग्जामिनर या तो कंट्रोल पैनल उठाओगे, छोटी छोटी चीज़ें आप भूल चुका बठू उठाओगे, ठीक है, क्योंकि आप मोटे ही पढ़ी हुआ है इन खातर, ठीक है। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि लाइन की लंबाई बढ़ाने हेतु तो और आंतरिक और बाह्य वायरिंग हेतु शिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु तो उपयुक्त सभी। तो डी नंबर इज सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेनिया जोड़ का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? ओवरहेड लाइन को लिए सेवा जुड़ाव होता हूँ, ठीक है। और दोस्तों जितने भी जोड़ हैं एक होता है दोस्तों, सॉरी कौन सा, एंठा जोड़, ठीक है, एंठा जोड़। और दूसरा दूसरा कौन सा आ गया, हाँ, और मेरे को याद आ रहा है सरल निष्कासन जोड़। और दोस्तों ये ब्रिटेनिया है, एक सीधा ब्रिटेनिया आता है ब्रिटेनिया जोड़, एक सीधा टी जोड़ आता है दोस्तों, एक टी सीधा जोड़ आता है, सीधा लगा लेते हैं। सभी जोड़ आप पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट है। अगर आप भौमा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है वो जो बहुत टफ होने वाला है दोस्तों, कंपटीशन है जो बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, सामान्यतः एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रकाश का जो रंग है, प्रकाश का जो रंग है वो किस बात पर निर्भर करता है? चौक पर, फ्लोरोसेंट पर, फ्लोरोसेंट पदार्थ पर, बी व सी दोनों पर। तो दोस्तों एक जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है अपने घरों पे बेसिकली अपने देखा है, वो बेसिकली तो सफ़ेद रंग की होती है, पर थ्योरेटिकली कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, ये तो आपको भी मालूम होता है। और जो इसका प्रकाश रंग है उसके जो उसके अंदर फ्लोरोसेंट पदार्थ कैसा भरा हुआ है उस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट कौन सा पदार्थ उसके अंदर भरा हुआ है। अब लिख लो दोस्तों, यहाँ पे मैं पदार्थ कुछ बता रहा हूँ और रंग बता रहा हूँ कि अगर ये पदार्थ भरा होगा तो ऐसा रंग होगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा, ये पदार्थ भरा होगा तो ये इंक भरा होगा दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं ताकि अपने को कोई लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो एक नंबर लगा लो दोस्तों, एक नंबर लगा लो कैडमियम बोरेट, ठीक है, कैडमियम, कैडमियम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि लंबी बन जाती है वीडियो। कैडमियम बोरेट लिख लेना आगे, ठीक है। कैडमियम बोरेट अगर होगा तो रंग कौन सा होगा दोस्तों? गुलाबी। ट्यूब का रंग, फ्लोरोसेंट ट्यूब का रंग गुलाबी होता है, ठीक है। बी नंबर 2 ऑप्शन कह रहा है कि जिंक सिलिकेट, ठीक है, जिंक सिलिकेट अगर पदार्थ भरा होगा तो ट्यूब का रंग ग्रीन होगा, ट्यूब का रंग ग्रीन होगा। तीसरा आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम टंगस्टन, ठीक है, मैग्नीशियम टंगस्टन भरा होगा तो ट्यूब का रंग नीला सफ़ेद, ठीक है, नीला सफ़ेद। एक और होता है दोस्तों कैडमियम सिलिकेट, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, क्या है? कैडमियम सिलिकेट अगर पदार्थ भरा होगा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर तो उसका जो प्रकाश होगा दोस्तों, उसका जो प्रकाश होगा वो होगा पीला, पीला गुलाबी, ठीक है, पीला गुलाबी होगा। कौन सा पीला गुलाबी? ये इतना डीपली भी पूछ सकता है कि प्रकाश मान लो ऐसा कुछ मानता है एक ट्यूब का प्रकाश एक ट्यूब है जो कौन सा प्रकाश उत्पन्न करती है? पीले रंग का और गुलाबी रंग का दोनों उत्पन्न करती है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ इसके अंदर भरा होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आप जितना डीपली हो सके, मेरे से जितने स्टूडेंट जुड़े हैं BARC के, तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवीजन कर जाएं, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे, ठीक है। कि बाकी और आप मेरे को अंदर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब की जो बैक कवर है उसमें क्या दिए हैं, जो अपने नंबर हैं इस चैनल के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल के, उसके चैनल के जो नंबर दिए हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि DCCC का पूर्ण नाम क्या है? डबल कार्बन कॉपी कॉपर वायर। दोस्तों DCC मैं आपको बता दूं, दरअसल ये क्या होता है, जब अपने वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करते समय अपने अपने क्या करते हैं, वायरों का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको शॉर्ट फॉर्म से बुलाते हैं, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकल इस चीज़ों को महसूस किया है कि अपने किसी से कोई चीज़ मांगते तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि CC देना, EC देना, SC देना, ठीक है। तो वो भी, तो इन प्रैक्टिकल चीज़ों को मैंने महसूस किया है। डबल, पहला ऑप्शन कह रहा है कि डबल कार्बन कॉपी, सेकंड कह रहा है कि डबल कॉमन कलेक्टर कॉपर वायर, और डबल
सील्ड कॉपर कवर्ड कॉपर वायर एंड डबल कवर्ड सील्ड कॉपर वायर। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्या है ये? सी नंबर डबल सील्ड और कॉपर कवर्ड और कॉपर वायर होती है, जिसके क्या करते हैं, वाइंडिंग की जाती है। अब दो चार मैं आपको बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। पहला है एससी की फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, एससी की होती है सुपर इनमेल्ड। सुपर इनमेल्ड दिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बताने में ज़्यादा बताऊंगा। ठीक है, सुपर इनमेल्ड। एक होती है दोस्तों एस सी सी, इसको बोलते हैं सिंगल कॉटन कवर्ड कॉपर वायर। ठीक है, और एक होती है दोस्तों एस एस सी, एस सी जिसको बोलते हैं डबल सिंगल कवर्ड। ठीक है, और 4 नंबर होती है दोस्तों डी एस सी डबल सिल्ड कवर्ड कॉपर वायर। ठीक है, याद कर लेना अच्छी तरीके से। बाकी मैं आपको अगर चाहिए तो आपको मैं एक एक्स्ट्रा से आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, कि लिख लेना कि सर जो इनके जो फुल फॉर्म है वो भेजिए। ठीक है, क्या है इनके जो फुल फॉर्म है वो भेजिए। एस एस सी और DSC, दो चार और हैं, वो आपको मैं लिख कर भेज दूंगा। ठीक है, अगर आप इसके इच्छुक है तो, सीखना चाहते हो तो। देखो दोस्तों, पोल पिच से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, छोटा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कुल आर्मेचर चालकों की संख्या 12 है, पोल 2 दिए हैं, पोल पिच की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों पोल पिच को YP से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है आर्मेचर चालक कितने हैं बटा के अंदर पोल कितने हैं, सिंपल सा दिया है। आप इसको डीपली भी जा सकते हो। आर्मेचर पोल कितना दे रखा है 12, और आर्मेचरों की संख्या कितनी दे रखी है 12, और पोल दे रखा है 2, विभाजित करेंगे 6 आ जाएगा दोस्तों। 6 आंसर इज राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ले लेते हैं। 7 नंबर ये कह रहा है कि किसी भी तापमान पर, मान लो कोई फिक्स नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी तापमान पर तनाव झोल तथा तनाव जानने के लिए किस आरेख का उपयोग करते हैं या चार्ट बनाते हैं अपने। तो दोस्तों सिंपल सी बात अपने को याद करते हैं, स्टेगिंग चार्ट का उपयोग करते हैं किसी तापमान पर झोल तथा तनाव। ये दरअसल ये झोल क्या होता है दोस्तों? झोल आपको पता है ना, ये कोई वायर जा रही है, ये पोल है एक, और ये पोल है। ठीक है, ये पोल है और ये पोल है दोस्तों। तो इनकी पिच की, सॉरी ऐसे नहीं बनाना था, ऐसे बनाना था ना। हाँ, तो दोस्तों इनकी जो ये झोल होता है सैग, इसको बोलते हैं सैग वैसे तो। ठीक है, इंग्लिश में सैग बोलते हैं इसको, सैग। तो दोस्तों ये झोल होती है। ठीक है, तारों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये मतलब कितनी है। तो दोस्तों ये सर्दियों के मौसम में तारें सिकुड़ जाती है, इसलिए ये झोल कम हो जाती है। ठीक है, और गर्मियों के मौसम में क्या हो जाता है, ये झोल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने क्या करते हैं, अगर आपने कहीं न्यू न्यू पोल लगाते हैं, या न्यू अगर वायर 33 kV की लाइन या 11 kV की लाइन अपने लगाते हैं किसी GSS के अंदर, तो क्या है, तारों को खींच के रखना चाहिए एकदम, जिससे क्या झोल कम से कम हो सके। ठीक है, झोल का एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, आ सकता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन भी आ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है WL² अपॉन के अंदर 8T। ठीक है, W8T, इसको याद रखना है, सिंपल सी बात है। और दरअसल ये स्टीगिंग चार्ट क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे बनता है, आपको मैं बता दूं, ऐसे बनता है ये। यहाँ पे होता है टाप, जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये ऐसे बनता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे बनता है ये स्टीगिंग चार्ट, ज़्यादा लंबा हो गया। हाँ, ऐसे बनता है, और ये दोस्तों होता है, इसको बोलते हैं तनाव, और ये होती है सैग। ठीक है, झोल। ये होता है स्टीगिंग चार्ट। क्या होता है? स्टीगिंग चार्ट, जो कि है किसी तापमान पर झोल एवं तनाव को जानने के लिए बनाया जाता है स्टीगिंग चार्ट अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि ऐसी ड्राइव प्रेरण मोटर की घूर्णन गति परिवर्तन करने की वह विधि है जिसमें खालिस्तान को परिवर्तन करके मोटर की गति को परिवर्तन किया जा सकता है, भार द्वारा, वोल्टेज द्वारा, बारंबारता और शक्ति गुणांक। तो दोस्तों बारंबारता का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, पावर फैक्टर, और ये वोल्टेज दी है, और ये लोड दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को
अगर आप क्वेश्चन को एसिड ड्राइव, अगर आपने इसकी एसिड ड्राइव की क्या पढ़ी है, अगर ये एसिड ड्राइव कितने प्रकार की होती है, ठीक है, मतलब इसके आगे टाइप्स होते हैं कौन कौन से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। VD, VSD, FCD, AFD और VFD। अगर इनमें से अगर आप एक भी इन फुल फॉर्मों में से एक भी आपको इनकी फुल फॉर्म याद है तो ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कैसे दोस्तों? AFD एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, आवर्ती परिवर्तक ड्राइव, ठीक है, ये होता है वेरिएबल गति ड्राइव, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एडजस्टेबल एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, किसको कर रहे हैं अपने चेंज, आवर्ती को चेंज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आवर्ती को चेंज करके अपने क्या कर सकते हैं, जो मोटर होता है प्रेरण मोटर की क्या करते हैं, घूर्णन दिशा परिवर्तित करते कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रख लेना, एसी जो ड्राइव होती है हमेशा एसी मोटर की ही गति परिवर्तन कर सकती है, ना कि डीसी मोटर की। डीसी मोटर की गति परिवर्तन करने के लिए अपने को डीसी ड्राइव उपयोग करते हैं दोस्तों, डीसी ड्राइव उपयोग में लेते हैं अपने। ये ओनली एसी मोटर की ही क्या कर सकता है, प्रेरण मोटर की, इंडक्शन मोटर की जो उसकी स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि एक यूपीएस, यूपीएस का मतलब होता है अनट्रैप्टेड पावर सप्लाई, में ऊर्जा को संग्रहित करने वाली युक्ति बैटरी होती है जिसमें सभी सेल लगे होते हैं दोस्तों। दोस्तों यूपीएस दरअसल ये होता है, अपने अपने देखा नहीं, अपने ऑफिस के अंदर या किसी बड़े उद्योग के अंदर मान लो अपने को एक सेकंड भी क्या है लाइट नहीं कटनी चाहिए, ठीक है, एक सेकंड भी अपने को लाइट नहीं कटनी चाहिए है, जिसमें अपने का इन्वर्टर लगाते हैं। और यूपीएससी या एमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई जो कि कंप्यूटर के अंदर उपयोग में ली जाती है, वो अपने प्रयोग में लेते हैं, जिससे कि अपने को क्या करते हैं कि अपने को लाइट नहीं, यूपीएस क्या होता है, ये कि अपने 15 मिनट से लेकर दोस्तों बिजली अगर चली जाती है 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अपने को सप्लाई देने में सक्षम होती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है उसके अंदर सेल पूछा अपने को, वो श्रेणी में जुड़े होते हैं, पार्श्व या यौगिक क्रम ही या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में दरअसल अपने को यहाँ तो चाहिए दोस्तों 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यूपीएससी के अंदर एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है जिसको सेलों को क्या जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उन सेलों को। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक रोटर कन्वर्टर का उपयोग जब इन्वर्टर के समान प्रयोग किया जाता है तब इसके डीसी वाला जो भाग होता है वो खाली स्थान के रूप में मोटर के समान कार्य करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये करेगा डीसी श्रृंखला मोटर और डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, या बी व सी दोनों। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, इन्वर्टर डीसी टू एसी सप्लाई को अपने को प्रदान करता है, ठीक है। और जो रोटरी कन्वर्टर होता है इसके अंदर अपने जब प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं अपने, इसका उपयोग जब अपने इन्वर्टर की तरह प्रयोग करते हैं तो जो ये जो कन्वर्टर होता है ये क्या करता है, इसका जो डीसी वाला भाग होता है वो क्या करता है, एक डीसी मोटर या कंपाउंड दो मोटर की तरह वर्क करने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्या कह रहा है कि 4 सेल है जो श्रृंखला में जोड़े गए हैं, 4 सेल है श्रृंखला में जोड़े गए हैं, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2.5 ओम है। 4 सेल श्रेणी में जोड़े गए हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस बना दिया। और ये देखो 1 सेल, 2, 3, 4, ना कोई विपरीत ध्रुवता है ना कोई सही सही है जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर विपरीत ध्रुवता होती तो एक सेल है वो खराब हो जाता है पहले के अपेक्षा, वो तो आपको पता ही है, मैंने कितनी बार आपको समझा दिया है। क्वेश्चन ये आगे कह रहा है कि जो प्रत्येक सेल का ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है और बाहरी प्रतिरोध 90 ओम है, तो इसका जो बाहरी प्रतिरोध की जो धारा है उसमें वो कितनी प्रभावित होगी, ये पूछ रहा है दोस्तों अपने को। तो दोस्तों देखो एक जो फॉर्मूला है धारा निकालने के लिए, वो फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन के अंदर आर प्लस के अंदर एन ई, ठीक है। एन ई प्लस के अंदर आर रेजिस्टेंस अपने को दिया है टोटल 90 ओम, और एन ई अपने को ज्ञात करना है, और एन ई, ठीक है, ये छोटे वाला ये है, ये बड़े वाला, ये वोल्टेज वाला है दोस्तों। तो दोस्तों पहले अपने को क्या करेंगे, पहले इसकी वोल्टेज निकाल लेंगे, ठीक है, प्रत्येक सेल की। जो प्रत्येक सेल की वोल्टेज तो दी हुई है
लेकिन अपने चारों सेल की वोल्टेज निकालेंगे तो चारों सेलों की वोल्टेज कितनी आएगी, 8 वोल्ट आएगी, ठीक है, क्योंकि एन ई के हिसाब से। इसी तरह अपनी आंतरिक रेजिस्टेंस निकालेंगे, आंतरिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2.5 इंटू के अंदर 4, ठीक है, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 ओम आंतरिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे सिंपल सी, क्या आएगा फॉर्मूले के अंदर 8 अपॉन के अंदर 90 प्लस के अंदर 10, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को स्किप करके पीछे से देख सकते हो। 10 आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.8 एम्पियर, ठीक है। धारा पूछिए ना तो एम्पियर में आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आ जाएगा। आई होप इतना। बैटरी में से पढ़ के जाना क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है कि यदि कोई बैटरी चार्ज करते समय अधिक गैसें निकालती है तो इसका रीजन पूछ रहे हैं। प्लेटों का सल्फेशन होना, आवेशन बहुत कम तापमान पर हो रहा है, अधिक आवेशन धारा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सिंपल सी भाषा है कि बैटरी को आप आवेशन चार्ज करते हैं तो अधिक गैसें इसी कारण निकलती है। यहाँ तो बैटरी का सल्फेशन है, यहाँ अपने बैटरी का जो चार्ज कर रहे हैं वो कम टेम्परेचर पर कर रहे हैं, और जो आवेशन करंट है, जो चार्जिंग करंट है वो बहुत अधिक है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका निवारण कर देंगे, जो चार्जिंग करंट है उसको कम कर दें, टेम्परेचर अगर कम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, सल्फेशन को कम कर दें तो उसको, ठीक है। इसके तीनों कारण। और देखो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार अनुमेय आवर्ती भिन्नता है। ये कह रहा है कि भारत के अंदर जो फ्रिक्वेंसी है वो आपको पता है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब प्लस माइनस कितनी है, प्लस माइनस 3 हर्ट्ज है। मतलब प्लस माइनस 3 हर्ट्ज, 3% का क्या मतलब है कि फ्रिक्वेंसी है जो 51.5 हर्ट्ज से अधिक और 49.5 से क्या होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए +-3 आंसर यहाँ तो नहीं दिया है प्लस माइनस, पर अपने 3% की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि रक्षित परिपथ को बाईपास करने के लिए, बाईपास करने वाली तार को क्या कहते हैं दोस्तों, एमसीबी, मोल्डेड सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर काट दो, डी नंबर ऑप्शन काट दो, ईएलसीबी, एमसीबी, ईएलसीबी, ईएलसीबी काट दो, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये तो पता है सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार, तार तो नहीं कहते हैं, जंपर कहते हैं दोस्तों। आपने जंपर बेसिकली देखा होगा कि ये कोई तार है, ये कोई वायर जा रही है दोस्तों। मान लो यहाँ से ये कोई वायर जा रही है तो यहाँ से अपने को निकालनी एक और वायर, यहाँ पे पोल लगा हुआ है तो जंपर यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों तीन ही तार यहाँ से जा रही है तो इस 3 तार, तो इस तार को यहाँ पे जोड़ते हैं, इस तार को यहाँ से जोड़ते हैं और ये वाली को यहाँ से जोड़ते हैं। तो इस वाली तार को जंपर कहते हैं। रक्षित परिपथ को बाईपास करने के लिए क्या है, बाईपास कर रही है, ठीक है। जंपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यदि, जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। यदि किसी विद्युत स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट हो तो मैगर से अपने परीक्षण कर रहे हैं तो मैगर परीक्षण वह दर्शाएगा। मैगर की रीडिंग पूछ रहा है अपने को दरअसल ही, तो मैगर की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 ओम हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट सर्किट स्थिति के अंदर, शॉर्ट सर्किट स्थिति के अंदर मैगर से परीक्षण करते हैं तो 0 ओम अपने को वही रीडिंग देगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंट्रोल पैनल में बल्ब, पायलट लैंप और एलईडी, आगे क्वेश्चन मार्क दे रहा है। मापक यंत्र है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति है, देखते हैं, गणक युक्ति है, सूचक युक्ति है, ठीक है। अब बी नंबर और सी नंबर दोनों ऑप्शन है, बट अपने जाएंगे डी नंबर ऑप्शन की तरफ। सूचक युक्ति है, कंट्रोल पैनल के बारे में दिया हुआ है, प्रकाश उत्पन्न भी करती है, बल्ब करता है और एलईडी दोनों करते हैं, ये भी करता है लैंप, और प्रकाश उत्पन्न भी करते हैं। लेकिन अपने इस ज़्यादा प्रेशर किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सूचक इंडिकेट करता अपने को, ठीक है। एक कंट्रोल पैनल के अंदर जो एलईडी लगी होती है वो क्या करती है, इंडिकेट करती है अपने को, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, अपने कंट्रोल पैनल दिया हुआ है इसीलिए। 17 नंबर कह रहे हैं कि विविधता कारक का व्युत्क्रम क्या है। विविधता कारक है डाइवर्सिटी फैक्टर, ठीक है। जैसे ही धारिता का जो व्युत्क्रम होता है, आपको पता है धारिता का जो व्युत्क्रम होता है इलास्टेंट, क्या होता है, इलास्टेंस होता है, आपको सबको पता है। वैसे ही विविधता कारक का व्युत्क्रम क्या होता है, संयोजक कारक, ठीक है, संयोजक फैक्टर होता है। विविधता जो होती है डाइवर्सिटी फैक्टर, उसका व्युत्क्रम होता है संयोजक कारक, और धारिता का क्या होता है, इलास्टेंट। इतना आपको याद रखना है बस। और देखो ये तो क्वेश्चन मैंने कई बार दिया है। सीआरओ के पर्दे पर 2 पूर्ण स्केल चंकर दिखाई पड़ते हैं जब परस्पर जनित्र का मतलब होता है स्वीप जनरेटर, ठीक है, का समय काल क्या हो जाता है, समय काल
संकेत काल का 2 गुना हो जाता है। इस समय क्या होता है, जनित्र का जो चक्कर होता है वो सीआरओ की प्रतिभा अपने को पूरी दिखाई देती है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, विसर्पण परिघटना निम्न में से विसर्पण का मतलब है एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर और KWH। अब देखो KWH ऑप्शन दे दिया, अभी आप तक समझ में नहीं आया। एक शब्द बताऊंगा आपको, अब आपको इस क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे, ठीक है। क्या है, क्रीपिंग त्रुटि। क्रीपिंग त्रुटि आ गया ना। क्रीपिंग त्रुटि निम्नलिखित से होती है, KWH के अंदर होती है, जिसके अंदर डिस्क के अंदर 180 डिग्री पर छेद की जाती है। क्रीपिंग त्रुटि क्या होती है, ये बिना भार की अपनी जो डिस्क होती है वो नो लोड की स्थिति में, ठीक है, नो लोड की स्थिति में जो वो जो डिस्क होती है वो रोटेट करने लग जाती है, ठीक है। मतलब अपने को कनेक्शन, अपने घर की कनेक्शन के अंदर अपने लोड नहीं है, कोई भी बल्ब नहीं जुड़ा हुआ, तो भी क्या है, अपनी की क्या वो क्या होती है, जो मीटर होता है वो रीडिंग करता रहता है, ठीक है, जिससे अपने बिल आता रहता है, वो क्रीपिंग त्रुटि के कारण ही होता है, जिसे विसर्पण परिघटना कहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, तेल जो ट्रांसफार्मर का तेल होता है खालिस्तान से मुक्त होना चाहिए, गंध गैस गंधक और नमी, तो नमी से मुक्त होना चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।